स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुंचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। अनुभूति कार्यक्रम प्रतिवर्ष 15 दिसंबर से 15 जनवरी की अवधि में परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाता है। बाद में क्या होगा इसका? क्या होगा इसका? अरे जोर से बोल दो, कोई भी जिसको दम से बोलो, चाहे गलत बोलो, कुछ भी बोलो। हैं? क्या क्या? खाद, खाद मिट्टी, इससे क्या होगा? खाद मिट्टी। तो ये अभी क्यों नहीं बन रही है? इससे खाद मिट्टी अभी क्यों नहीं बन रही? अभी क्यों पड़ा है? सड़ेगा कब? बारिश होगी तब। बारिश में बड़ा हम पर एहसान है क्या कि पत्तियों से ही एक मतलब मिट्टी केवल और केवल पत्तियों से होती है। आप दूसरी और कहीं पर भी मिट्टी, कहीं फैक्ट्री या कहीं कुछ नहीं। तो जब पेड़ पौधे, ये जो खेत हैं हमारे, ये दिख रहे हैं, सब खेतों में हम खेती कर रहे हैं, यहाँ पर भी कभी बन रहे होंगे तो वो मिट्टी पत्तियों से मिट्टी बनी होगी। अब वहाँ पर भी क्या है, लगातार अगर फसल लेते हैं ना तो फिर वो वहाँ पर फसल होने नहीं लगती। उसका कारण ये है कि वो जो मिट्टी बनी थी वो खत्म हो गई। तो अब डालो गोबर खाद, और नहीं डालते हो तो वो डालो रासायनिक खाद, है ना। तो ये मिट्टी के बारे में होगा, ठीक है ना। अब जो है उम्र है, चाहे घर का जाना है, बाहर जाना, कोई चीज़ पका के खाते हैं कि नहीं खाते। और इंसान जो पका के खाते हैं उसके बाद ज़्यादा बीमार रहते हैं और बीमार कम रहते हो, है ना। आपने देखा कि अभी इलाज कराते हैं अस्पताल में, जंगली जानवर नहीं कराते, वो खुद अपना उपचार कर लेते हैं, खुद ही उपचार कर लेते हैं, और हम लोग नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ नहीं चलना चाहिए वो चीज़ का अपन कर रहे हैं उसका। कई लोग क्या है, चाय पीने का आदत है, 10-10 बार चाय पीते हैं दिन में, है ना। वो नुकसानदायक है कि लाभदायक है? नुकसान जितना है, एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, जितना अपन को पेट की आवश्यकता उतना पीना चाहिए। हर इंसान को कम से कम 3 या 4 लीटर पानी पीना चाहिए, या बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा कीट हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? जल्दी जल्दी बोलो। दोनों भी है।
फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। क्या फायदा करते हैं क्या और नुकसान क्या करते हैं? अभी मधुमक्खी बताया तो मधुमक्खी से हमको शहद भी प्राप्त होता है, और अगर हम मधुमक्खी को छेड़े तो वो हमें काटती भी है, तो फायदा भी है नुकसान भी है। और दिगर की शायद ऐसे खा जाएगा। देखो आप लोग जो है बिल्कुल आप 12वीं के छात्र हैं, इनसे क्या फायदे हैं ये आप बता नहीं पा रहे हैं। शायद ऐसे खाएगा। हाँ बताओ, आप लोग बताओ। अरे सर वो हाँ और बोलो आप फूलों का रस पीती है ना मधुमक्खियाँ, क्या करती है वो? एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग फूलों पे बैठती है ना, तो क्या होता है उस क्रिया में? मिलता नहीं करती है। परागन। देखिए आप लोग जो है कीटों की जब बात करते हैं तो कीटों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है बता रहा हूँ। परागण पॉलिनेशन किसको कहते हैं? पॉलिनेशन जानते हो क्या होता है? पॉलिनेशन परागण किसको कहते हैं? मैं जो बोल रहा था ना आपको, एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, वो क्या होता है? परागण। फूल जो होता है ना, नर फूल मादा फूल, वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में या घास में या पूरी वनस्पति है उनमें क्या होता है? नर फूल मादा फूल होते हैं। तो नर फूल से जो पराग कण हैं उनको ले जाके मादा फूल तक पहुंचाना किसका काम है? कीटों का। और हवा से भी होता है, लेकिन हवा से बहुत कम होता है। ये 75% काम कौन करता है? कीट करते हैं। फिर ये परागण होता है, उसके बाद में क्या होता है? निषेचन। हाँ निषेचन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बीज बनता है। तो बीज कहाँ से बनेगा? परागण नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये, और सबसे ज़्यादा कीटों में भी सबसे ज़्यादा परागण कौन करता है? बहुत सारी ये आपके मधुमक्खी करती है। मधुमक्खियाँ पहले तो अच्छा, पहले तो मैं कीटों के बारे में बता दूँ कि ये भटक जाएंगे। कीट जो होते हैं ना, तो कीटों को हम मार रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? कीटनाशक डाल रहे हैं, है ना। तो क्या होता क्या है? जो कीट क्या करते हैं, कीट का जीवन चक्र कैसे होता है? तितली का ही मान के चलो, अंडे, फिर लार्वा, इल्ली, प्यूपा, फिर एडल्ट मक्खी, ठीक है ना। ऐसा इसकी इल्लियाँ मतलब जो है बहुत खाती है, पत्तियाँ खाती है फसलों में। हम उस पर कीटनाशक डालते हैं, और वो कीटनाशक से वो कीट मर रहे हैं, है ना। तो उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कीट मरने से, क्योंकि पॉलिनेशन को करने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है? देखो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है, इसको भी बड़े ध्यान सुनो, कि एक प्रकार का कीट ही उसमें पॉलिनेशन करता है। अगर वो कीट खत्म हो गया तो फिर वो नहीं कर। अब जैसे अपन गूलर का लेते हैं, गूलर, उमर, अंजीर, बरगद, पीपल, है ना, इसको लेते हैं तो अपन क्या, इनमें क्या होता है? एक छोटी सी मक्खी उसके अंदर घुसती है। आपने देखा हो गूलर, उमर किसी ने खाया है क्या? फाड़ के खाते। कैसा फल रहता है, देखा है? अंजीर के जैसा रहता है, बड़ा उमर। आपने खाया है क्या? मैंने भी खाया। ये फाड़ खा, उसके अंदर बहुत सारी मक्खियाँ निकलती है, उड़ जाती है, उसके बाद खा लेते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, मक्खी नहीं रहती, वो मक्खियाँ कहाँ से आती है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके जो पीछे छेद होता है उसके अंदर वो मक्खी घुसती है छोटी, वो मादा होती है। अंदर जाके वो प्रजनन करती है, अंडे देती है, बच्चे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं? वहाँ पर परागण करते हैं। अंदर जो गूलर का वो फल दिखता है ना, वो फल नहीं होता, अंदर उसके पुष्प का गुच्छ होता है, वो परागण करते हैं। और परागण करने के बाद वहाँ खाते पीते हैं, वहीं पर ही फिर से मतलब वो फिर प्रजनन करती है। वहाँ जाके वो जो प्रजनन, फिर वो नर और मादा जो होते हैं ना, तो वो होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब वो फल पकने बीज बन जाता है, उस समय फिर निकलते हैं ये। तो नर जो है उसके वो गूलर जो होती है ना, फल देखा है गूलर का, उमर का, तो उसमें छेद करके निकलता है नर, चारों तरफ छेद करके निकलता है। और वो छेद करने में होता क्या है? उसके पंख टूट जाते हैं। वो जैसे ही नर बाहर आता है मर जाता है। और फिर मादा मक्खी जो मादा होती है जो, तो वो निकलती है, वो सुरक्षित निकल जाती है, वो प्रेग्नेंट रहती है, वो मतलब फिर आके फिर दूसरे में जाती है, फिर अंडे देती है। तो ये वो ही प्रकार की जो मक्खी होती है वो वहाँ पर जाके परागण करती है। अगर मान लो वो मक्खी खत्म हो गई तो गूलर फिर खत्म होता है, बीज नहीं। इसी तरह आपका जो
बरगद है, बरगद में भी यही बात है, बरगद में भी छोटे छोटे होते हैं, 3 बार फल लगते हैं उसमें, वो भी उसका भी परागण ऐसे ही होता है, उसमें दूसरा कीट छोटा वाला कीट होता है। इसी तरह पीपल हुआ और इसी तरह से अंजीर भी हुआ, अंजीर में भी होता है, दिखता नहीं है हमको, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि कीट बहुत सारे, ऐसा मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मेरी जानकारी में नहीं हो, है ना, कि विशेष प्रकार के कीट, एक प्रकार का कीट ही उस फूल का या उसका वो कर सकता है पॉलिनेशन, है ना। तो वो कीट खत्म हो गया तो वो प्रजाति खत्म। इस हो क्या रहा है कि जंगलों में या हमारे गाँव में बहुत सारी प्रजातियाँ आजकल खत्म हो गई। उन्हें बुजुर्ग लोग बोलते रहे वो तो दिखता था यहाँ पर, तो आपको दिखते ही नहीं, तो इसी कारण, क्योंकि कभी जैसे नहीं बचा। गिद्ध है, गिद्ध के बारे में दिखता ही नहीं है। हाँ, तो अब ये कारण क्या हो रहा है, कीटनाशक, है ना, कीटनाशक। तो कीटनाशक डाल के हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे अनाज को भी जहरीला, उसका विकल्प क्या है, क्या है कीटनाशक का विकल्प? या तो हम नीम से बनाएंगे, नीम अकोना वगैरह गौमूत्र वगैरह से बनाएंगे जैविक कीटनाशक। वो नाश तो नहीं करेगा, उनको भगा देगा, है ना। उसका विकल्प जो है अल्टरनेटिव क्या है, तो इसको समय बहुत लगेगा कि कब हम बनाएंगे, है ना, कब बनाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रचलन में नहीं आया है ना, बहुत कम आ रहा है, कहीं कुछ लोग डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन कीटनाशक एक न एक दिन क्या होगा, क्या होगा, कीटनाशक का एक न एक दिन बंद होगा, प्रतिबंध लगेगा उसको निश्चित रूप से, क्योंकि वो जहरीला और पूरा शरीर को जहरीला कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए मधुमक्खी की बात आती है, मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी बताइए कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की मधुमक्खी होती है दुनिया में, कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है? 4। ये दादा ने कुछ सही बोल दिया। देखिए मधुमक्खी की दुनिया में 20,000 प्रजातियां हैं। कितनी है? 20,000। जो शहद बनाने वाली है वो केवल 5। और हमारा छिंदवाड़ा जिले का सौभाग्य है कि वो 5 प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब अपन लेते हैं सबसे शुरू में मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। मैंने 8-10 साल पहले पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, सुना था मैंने कि जिस दिन मधुमक्खियाँ हमारी दुनिया से समाप्त हो जाएगी तो दुनिया भी उस दिन समाप्त हो जाएगी। तो हम सोचते थे कि ये क्या कुछ भी बकवास होगी या कुछ भी बोलते रहे, है ना। खेती हो रही है, देखा हमने सोचा मधुमक्खियों का रोल परागण में बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन आजकल मधुमक्खियाँ हमारे पहले तो बाड़ियों में लग जाती थी भाई, छोटी वाली मोरस है, लेकिन आजकल तो बिल्कुल दिखती नहीं हो। उसके कारण क्या है? ये बिल्कुल ये बोल रहे हैं दवाई बोल रहे हैं, दवाई। वो जो दवाई मतलब कीटनाशक हम जो डाल रहे हैं ना फसलों पर, तो सफाया डाल रहे हैं, उसमें वो रस लेती है और मरती है, क्योंकि उसमें दवाई, उसमें कीटनाशक होता है ना, वो मर रही है। तो हमारे जो खेतों में पहले मैं अच्छी तरह देखा हूँ, ये जानते हैं बुजुर्ग लोग भी कि हमारे खेतों में ये यहाँ कहीं मिल जाएगी आपको वो मोरस, उसमें लगभग उसमें आधा किलो के लगभग रस निकलता है। अब देखिए 5 प्रजातियाँ कौन सी मधुमक्खी की। पहली प्रजाति है तो भौर बोलते जिसको आज्ञा, बड़ी मक्खी होती है, वो तो मतलब कोई निकालने वाला ही निकालता है तरीके से, अन्यथा वो जब काटती है तो पूरा फिर वो मार के ही छोड़ती है ना, या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। उसमें बहुत ज़्यादा रस रहता है, उसमें 3 किलो से 5 किलो और कभी कभी 10 किलो हाँ। और हिमालय में पाई जाने वाली जो भौर है उसमें 60 किलो तक, ठीक। उसके बाद आती है सतपुड़िया। सतपुड़िया मैंने भी निकाला हूँ, बताया था मैंने गाँव का रहने वाला हूँ, दोस्तों के साथ चल जाते हैं, सतपुड़िया निकाला। तो सतपुड़िया में 7 पुड़ी होती है और 7 पुड़ी के अलावा 14 पुड़ियाँ भी होती है, जितनी जगह हो जाए, है ना। तो वो उसका शहद भी बहुत अच्छा होता है। उसकी मक्खी थोड़ी छोटी होती है, जब काटती है तो वो उतना ज़्यादा सूजता नहीं है, दर्द नहीं होता। सतपुड़िया हो गया, सतपुड़िया जमीन में भी रहती है और आपके झाड़ के पोलेपन में भी रहती है। हाँ सर, पुड़िया मतलब क्या होता है? हाँ वही अंदर ये तो फोकल जगह पूरे वो जो उसके खंजर रहते हैं ना, हाँ वो 14 खंजर 14 पूरी रहती है। अच्छा अच्छा। जैसे मोरस में होता है 1 खंजर रहता है, उसको पुड़िया बोलते हैं। सतपुड़िया हो गया। अब उसके बाद में आती है मोरस। तो मोरस तो हम कभी भी कहीं पर भी निकाल लेते हैं, है ना। उसकी मक्खी से ज़्यादा काटने का असर ऐसा किया हो गया, हाँ है ना, काटी भी तो वो निकाल लेते थे, लेकिन अब तो दिखती नहीं। तो उसका कारण क्या है ना, कहीं पहले हर जगह हर घर में शहद मिलता था गाँव में, थोड़ा नहीं मिलता है, कहीं की रहता है, ठीक है। उसके बाद इधर ध्यान सुनो बेटे, मक्खी तो मोरस हो गई, आज्ञा, सतपुड़िया
मोरस, उसके बाद बड़ी कोथी, एक बड़ी कोथी होती है, वो भी उसके खोखला जो रहता जा, तो वो जितनी लंबाई में रहता होता उसमें लीटर 2 लीटर निकल जाता। उसका शहद सबसे ज़्यादा महंगा होता है, 20,000 रुपये किलो। हम लोग नहीं जानते उसकी कीमत, और ज़्यादा मिलती भी नहीं है। अब इनको मिलती, यहाँ मिलती है कि नहीं मिलती, उनको नहीं मिलती। बड़ी वाली कोथी, बड़ी कोथी बोलती है, तो उसका शहद 20,000 रुपये किलो मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है छोटी कोथी। छोटी कोथी में 50-100 ग्राम शहद निकलता है, इतना सा, और उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा और मीठा होता है। ये चारों प्रजातियों की आज्ञा को छोड़ के ये मैंने निकाला भी हूँ और खाया भी, ठीक है ना। लेकिन ये बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कम हो गई, और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। मधुमक्खी कम हो रही है, कीट भी कम हो रहे हैं हमारे इससे, ठीक है ना। तो हमको इस पे रोक लगाना बहुत ही जरूरी है। जो हमारे परागण करने, हमारा बीज, अगर बीज नहीं बनेगा तो हमारा खाना छिन जाएगा, हमारा भोजन छिन जाएगा हमसे, एक दिन वो आएगा, ठीक है ना। तो कीट भी, अब कीट मान लीजिए ज़्यादा हो गए। प्रकृति, मैंने बताया कि अति बर्दाश्त नहीं करती है, तो प्रकृति ने कीटों को कम करने के लिए क्या उपाय किए? मेरी बात पे सोचो, जल्दी जवाब दो। कीटों को कम करने के लिए क्या उपाय? बहुत सरल है। प्रकृति ने क्या उपाय किया? पशु पक्षी होना बहुत जरूरी है। पशु पक्षी होना बहुत जरूरी है। बताया, वो तो बहुत ही खतरनाक चीज पता ना, प्रकृति ने क्या, वो उसके पास पशु पक्षी होना बहुत जरूरी। पक्षी कीट को खाते हैं। प्रकृति ने, मतलब ऊपर वाले ने, जो दुनिया जिसने बनाई है, उसने क्या उपाय किया? कीट, अगर कीट ज्यादा हो गए, बोला ना, पक्षी जो बोल रहा है पक्षी, वो बिल्कुल सही जवाब है। पक्षियों को बनाया है उनने, पक्षियां कीट खाते हैं, तो पक्षी, अब हम पक्षी भी हमारे बीज खा रहे हैं ऐसे कि वो भी मतलब जो है मर रहे हैं। पक्षी भी बहुत कम हो रहे हैं, तो वो क्या खाते हैं? जो अनाज जिसमें हम वो जहर डालते हैं, कीटनाशक, वो भी कम हो रहे हैं। कीटनाशक से हमारे जो पॉलिनेशन बीज बनाने वाले हैं कीट, वो भी कम हो रहे हैं, और पक्षी भी कम। पक्षियों का तो बहुत बड़ा रोल है। पक्षी और भी क्या करते हैं? पक्षी मालूम है, अपने बहुत सारे फल खाते हैं, जैसे कि बरगद, पीपल, और भी बहुत सारे फल, और नीम। तो ये इनका विष्ठा के साथ में कहीं पर भी निकाल के छोड़ देते हैं, वहीं पर ये उग जाती है। कभी कभी देखा होगा, बरगद और पीपल किसी झाड़ के ऊपर ही उग जाता है। तो ये बीज के फैलाव में, डिस्पर्सल ऑफ सीड, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कि पक्षी और कीटों को खाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कीटों को खाते हैं। अब हमारे गिद्ध की बात करते हैं। गिद्ध देखा है किसी ने? यहाँ गिद्ध दिखते हैं? पहले हर गांव में, एक भी गांव नहीं छूटता था, जब भी कोई जानवर, मवेशी मरता था, वो ऊपर गिद्ध जो है ऐसे मंडराते हुए पाए जाते। ये नज़ारा दिखता था, ये नज़ारा बहुत दिनों तक रहा है ना। हाँ, झुंड रहता था, वो दिखते थे। अब क्यों समाप्त हो गए गिद्ध क्यों समाप्त हो गए? कम क्यों हो गए? इनकी संख्या 1990 में इनकी गिद्धों की संख्या नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, चारों को मिला के 4 करोड़ है ना। अब 1 लाख, वर्तमान में 1 लाख। कितनी कम हो गई? और ये कम क्यों हुई? कम होने का ये क्या है? मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं, है ना। मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं ये। तो क्या होता है कि हम लोग जो है, गायों को जब वो बीमार होती हैं तो क्या देते हैं? पेन किलर हम भी लेते हैं, पेन किलर, डाइक्लोफेनाक। तो जो पेन किलर होते हैं उसमें क्या होता है? डाइक्लोफेनाक एक रसायन होता है, वो बहुत जहरीला होता है, तो उससे दर्द तो कम हो जाता है। लेकिन जब मवेशी मरता है तो गिद्ध खाता है उसको, तो गिद्ध की किडनी फेल हो जाती है, बिल्कुल वो मर जाता है। तो इसी तरह से जब हम ज़्यादा दूध निकालते हैं, हाँ, उसके लिए क्या करते हैं? टॉक्सिक क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या था? ऑक्सीटोसिन एक रहता ना, इंजेक्शन लगता है, एक इंजेक्शन लगता है, एम्पुल आता है उसका। हाँ, एम्पुल आता है, वो उसमें भी डाइक्लोफेनाक होता है।
वो भी शरीर में रहता है उसको। दुनिया का सबसे बड़ा सफाई कर्मी कौन है? गिद्ध। लेकिन उसकी स्थिति ये हो गई कि वो विलुप्त होने की कगार पे है। अभी सिर्फ तामिया या अपने यहाँ जिले में तामिया और पातालकोट यहाँ पर मंडराते भी दिखते हैं, ठीक है ना, बाकी बहुत कम दिखते हैं। और इसका ये भी एक खतरनाक संकेत है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा अंतिम सब तो बात कर ली है ना। अब एक सिर्फ अंतिम प्राणवायु की बात करते हैं। प्राणवायु कैसे बनती है भाई? कौन बनाता है प्राणवायु? ऑक्सीजन, पेड़ पौधे। और कौन बनाता है? और कोई बनाता है? नहीं बनाता। पेड़ पौधे। और जो गैस सिलेंडर होता है वो ऑक्सीजन गैस का, वो कितने का आता है? 1000 रुपये के लगभग का। हाँ 1200-1500। कोविड में खैर उसकी कीमत 5000 10,000 भी हो गई, 20,000 भी हो गई। तो जो हमारा जो इंजेक्शन है ना, क्या कहते हैं वो गैस का सिलेंडर, इधर सुनो बेटे, गैस का जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, वो अगर किसी बीमार व्यक्ति को हम दिन भर 24 घंटे लगाते हैं दिन रात, तो 3 सिलेंडर में काम होता है। 3 सिलेंडर लगभग 3000 रुपये के, है ना। मान लो कि हम मतलब हमारे को वनों से ऑक्सीजन ना मिले, हम गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन लें, तो 3 गैस सिलेंडर एक दिन में लगेंगे। 3000 के होंगे, 365 दिन का गुना करो, और 365 दिन में गुना करो 70 साल का, हमारी उम्र औसत 70 साल है, करीब 72 लाख की ऑक्सीजन हम लेते हैं। ऑक्सीजन और कोई ही उत्पादित नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें भी जो हमारे पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, जिनमें पत्तियां हरी होती है, ये पेड़ ज्यादा पत्तियां हरी होती है, ज्यादा दिनों तक रहती है। हमारे ये सागौन है जिनमें पतझड़ होता है। इधर सुनो बेटे, लास्ट है जो सागौन होता है ना, सागौन में पतझड़ होता है, करीब 5 महीने का पतझड़ होता है। उस समय वो ऑक्सीजन नहीं बनाता। और सागौन में एक और खासियत है, ये सागौन लगा हुआ है, उसकी पत्ती जहाँ गिरती है ना, कौन बात कर रहा है, क्या बात है, कुछ तकलीफ हो रही है? चलो उठो, चलो फिर देखते हैं। कम करने के लिए क्या बनाए, ठीक है ना। तो हर अति मतलब जो ऊपर वाला कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। अब कोई ध्यान आएगा तो रास्ते में देखते हैं। या इसमें कोई बीज गिरता, पूरी झाड़ी होती, तो कोई बीज इसमें उगता है। ध्यान से सुनो आप लोग, इधर देखना, ये जो रायमुनिया है ना, रायमुनिया की बहुत झाड़ियाँ रहती है ना, उसमें कोई भी बीज नहीं उगता। अपने वन विभाग इधर आ जाओ इधर इनसे पूछो, रायमुनिया की जहाँ झाड़ियाँ होती है, तो कोई बताएगा कि वहाँ पर कौन सा बीज उगता है? नीम का। एक नंबर बात कही। इसके लिए आपको ये चॉकलेट मेरी तरफ से क्या है कि भी गाँव फसल खा लेंगे, कहीं पे घुस जाएंगे, है कि नहीं। बिल्ली क्या करती है, आप तो मतलब हर चीज़ की बात ले लो। पत्थर क्या करता है, पत्थर से ले लो, पत्थर के नीचे क्या रहते हैं, पत्थर के नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। यानी हर चीज़ हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है जंगल? अच्छा लग रहा है। इसमें नए पौधे लगे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसलिए मतलब अच्छा लगता है। वो किसने लगाया ना दादा, वो उधर वाले 170 वाले जंगल में, वो कोई किसने लगाया था? यहाँ पे जंगल ही था साहब जी। जंगल रहने के बाद मनुष्य ने जब काट दिए, खत्म कर के बाद में फिर प्लांटेशन लगाए, खत्म हमने काट के इसको खत्म किया। इस जंगल में सबसे ज्यादा इधर सबसे ज्यादा मवेशी नुकसान करते हैं। तो सबसे ज्यादा जंगल का नुकसान मवेशी करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आता है?
मनुष्य में भी सबसे पहले कौन आता है? सर्वोच्च, है ना। कहीं कहीं वो उसको चीर के ले जाते हैं, कहीं कहीं छोटी छोटी डाली नहीं, सीधे पेड़ रहते हैं, उनको काट लेते हैं, छोटे तो एक दिन में एक सरबोझा वाला 10-15 पेड़ नुकसान कर देते, वो सबसे ज़्यादा। उसके बाद अवैध कटाई होती है वो है, और सबसे बाद में आता है आग। आग से क्या होता है? जितने बैक्टीरिया जो रहते हैं कि नहीं, ये सब पूरे खत्म हो जाते, छोटे छोटे पौधे खत्म, बड़े जीव जंतु खत्म होते हैं। अच्छा, इससे फायदा किसको होता है? किसी चीज़ को फायदा होता है। किसको फायदा होता है? आग लगने से फायदा होता है। जरा फायदा किसको होता है, जरा बताएं किसको? दिमाग लगाना, अगर दिमाग हो तो आपको, है ना। किसको फायदा होता है? देखो बेटे, यहाँ पर जो सागौन दिख रहा है ना, सागौन के जो पेड़ है ना, इनको बहुत फायदा होता है। कैसा फायदा होता है? इनके जो बीज नीचे गिरे होते हैं कि नहीं, वो फल जो है वो जल जाते हैं। वो क्या होता है, जैसी बरसात आती निकल जाते हैं, वो जलते हैं। उनके बीज नहीं जलते, अंदर ऊपर का कोट जलता है। उसका कोट जो रहता है ना, बहुत हार्ड होता है, कड़क होता है, कड़क। ऐसे जो है जल ऐसे बार बार आग लगती है ना, तो वहाँ पर धौला और ये इस प्रकार के रहते हैं, जिनके बीज को आग लगने से नुकसान है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आग लगने से भी किसी को फायदा होता है। ठीक है, तो क्या बता रहा था, मैं भूल गया। नुकसान सर, नुकसान जंगल को जो नुकसान सबसे लास्ट आग का था। और अब एक बात और आती है, लास्ट यहाँ का जो अपना यहाँ पर अपन खड़े हैं ना, अंतिम बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर बड़ी खाती है। अगर मान लो वो जंगल में नदी है तो भालू खा लेगा उसको, है ना। अगर भालू है वहाँ तो सबसे टॉप पे कौन कहलाएगा? भालू। और या फिर वो बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, किंग फिशर वगैरह पक्षी रहते हैं ना, खाते वो शार्क, वेल, ये वहाँ पर। इसके अलावा कुछ नहीं, सबसे बड़ा वो मरी तो फिर वो गया थोड़ी मिट्टी में, नीचे गई मिट्टी में, फिर वो काई वगैरह और बहुत सारी चीज़ें रहती है वो, तो इस तरह से। अच्छा, समुद्र के बारे में एक बात मैं बताता हूँ आपको कि हम जितनी हमारी दुनिया में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, तो वो 80% ऑक्सीजन जो है कहाँ से पैदा होती है? समुद्र से। ठीक है ना, समुद्र से पैदा होती है। पानी का बताया। अब रेगिस्तान में कैसे चलता है चक्र, इसको अपन कहते हैं फूड। भरपूर है, इतनी घनी है वहाँ, जीव जंतु भी और वनस्पति भी भरपूर है ना। तो वहाँ पर जीवन जो सबका जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। और वहाँ पर जो बीच में जो गाँव में रहते हैं उनको कोई कोरोना नहीं हुआ। किसी प्रकार का मैं गया था, अभी गया था, 1 महीना पहले सर्वे के लिए गया था, पूछा मैंने वहाँ किसी कोई भी गाँव में कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ पे गाँव में कोरोना काहे को बोलती है नहीं समझते। तो वो इसी जो हमारे क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? कैचमेंट एरिया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे लगाए। ध्यान इधर ध्यान, पेड़ पौधे अभी लगे ज़्यादा झाड़ी। अब सारा का सारा जो पानी इसमें आ रहा है, जो जल ग्रहण क्षेत्र, इस नाले में जहाँ जहाँ का पानी आता है या जिस नदी में जहाँ जहाँ का पानी आता है वो उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया। अब ये जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इसके आजू बाजू जितना उसका जल ग्रहण क्षेत्र है उनमें पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। क्यों? कि वो नहीं तो पानी के साथ क्या आएगी, क्या आएगी? मिट्टी। पानी के साथ मिट्टी आएगी और ये भरता जाएगा जैसे वो भर रहा है वहाँ, है ना। और जल्दी से जल्दी इसकी लाइफ, जिंदगी इसकी समाप्त हो जाएगी, है ना। और दूसरा नुकसान क्या होगा कि जो हमारे खेत है या जंगल है उसकी मिट्टी अलग जो है बह जा रही है। मिट्टी की एक परत जो है 2 सेंटीमीटर की 1000 साल में बनती है और वहाँ तक बह जाती है, कब? एक झटके में, है ना। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, क्या करते हैं?
मिट्टी को रोकने का काम कौन करता है? एक पहाड़ी है, पूरी नंगी कर दो, पूरे झाड़ काट दो, क्या होगा उसके पानी गिरेगा तो पानी के साथ मिट्टी आ जाएगी पूरी, और जिस भी नाले में जाएगी वो नाले को उथला करेगी, जिस नदी में जाएगी वो नदी को उथला करेगी। पहले क्या होता था कि हम लोग भी छोटे थे, हम भी गांव के रहने वाले, तो नदियों में क्या रहता था, डोह रहते थे ना, तो वो डोह में तो ये पेड़ पौधों के नहीं रहने से ये परिणाम है। अब हमारे सामने अब क्या होता है, हमारी सरकार, हम लोग बड़े बड़े आंदोलन करते हैं नशा मुक्ति के लिए। हम जानते हैं कि नशा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए खराब है, लेकिन फिर भी नशा करते हैं। ऐसे ये है हमारा जंगल हो, जान रहे हैं हम कि ये इससे हमारा इसका अंत होगा तो हमारा भी अंत हो जाएगा। पेड़ पौधे अगर सब काट दिए जाए दुनिया के, तो केवल 11 मिनट की ऑक्सीजन है, केवल 11 मिनट जिंदा रहेंगे। चलिए अब कहीं बैठते हैं। और ज़्यादा गहरा होते जाता है, नाले ऐसे बनते हैं। अब देखो इधर नहीं दिख रहा है, तो इधर थोड़ी नाली देखो, गहरी हो गई। इधर देखो, यहाँ से उसके भर जाती है, यहाँ मिट्टी जमा होती है। में उस पर बीज कितने बार लगते हैं उसके जीवन काल में? 40 साल। कोई बताएगा? आप लोगों ने उसको बताएंगे? बांस में अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है और एक ही बार बीज होता है, और वो भी कब? जब उसका मरने का समय आता है, और 30 साल में या 40 साल, ठीक है ना। बीज देने के बाद वो जैसे पूरा है ना, पूरा भर जाए, दिखेगा ये कि हरा हरा है, जैसे बीज देगा तब खत्म, मर जाए। आपके आग लगने से भी उसका कुछ नहीं होता, नीचे वो कंद बन जाता है ना, फिर निकल आता है, धीरे धीरे करके। बांस हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नुकसान के लिए काम आता है ना। कागज़ के लिए, कागज़ अभी भी हम बाहर से मंगाते हैं, विदेशों से आता है कागज़ बनाने की खिलाई। हाँ, तो वो भी ऑक्सीजन पैदा कर रहा है, पत्तियाँ उसकी, है ना, ये भी ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। उससे ज़्यादा, उससे 30% ज़्यादा ये ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। उस पेड़ से ये क्यों देता है कि दिख रहा है तो पत्तियाँ ही पत्तियाँ इसमें, है ना। तो जहाँ पर प्रदूषण वगैरह ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ पर बांस हम लगाते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। बांस के बारे में बता दिया, याद रखोगे आप, क्वेश्चन में आएगा, पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक ये दिख रहा है आपको, ये तालाब, इस काम में ली जाती थी पहले रस्सी बनाने की। पहले हम वो गेहूँ के जो बोझे हैं इससे बांधा करते, ठीक है ना, जड़ निकाल के, ठीक है। इसमें जो फूल आते हैं ना लाल लाल, तो पूरा जंगल लाल दिखता है, इसको क्या कहते हैं हम? जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं, जंगल की आग। और सबका जीवन वो कैसे चलता है, सभी एक दूसरे के लिए जरूरी है ना, सबका जीवन। इसकी धार बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? पानी क्यों खत्म हुआ, ये तो आप लोगों को विचार करना चाहिए, गूगल में सर्च कर लो, है ना। तो ये सोचना, हाँ क्यों खत्म होगा पानी, बताइए। आपको क्या लगता है पानी की धार क्यों बंद होगी? तो नीचे जब टप टप करके गिरेगा तो होगा क्या उसका? यहाँ जमीन में पानी टप टप करके गिरेगा तो क्या होगा? इकट्ठे आएगा तो क्या होगा? बिल्कुल बह जाएगा, और टप टप करके गिरेगा तो जमीन के अंदर जाएगा, ठीक है ना, कोई फोर्स है ना, उसकी दिशा में वो बहता है, किरणें सीधी डायरेक्ट लगेगी। अब जहाँ पर जंगल है तो वहाँ पर क्या होगा कि सूरज की किरणें उतनी नहीं लगेगी, और उसका जो भाप बन के उड़ता है ना वो नहीं उड़ेगा, कम उड़ेगा, है ना। तो वहाँ ज़्यादा दिनों तक की नमी रहेगी, और वहाँ की धरती ज़्यादा दिनों तक की संतृप्त रहेगी, उतने दिनों तक के वो पानी पतझड़ के रूप में आता जाएगा। और जितने दिनों तक के पतझड़ आएगी उतने दिन तक की तुम्हारी नदी नाले चलेंगे, और नहीं तो फिर बंद हो जाएंगे। तो जब तक के वो पतझड़ आएगी तब तक के नदी नाले चलेंगे, और हमारे जो कुएँ हैं वो भी भरे रहेंगे,
उसमें भी वही पतझड़ का पानी जाता है। तालाब तो भला खैर तालाब में पानी इकट्ठा होता है, कहीं पतझड़ का भी जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये पानी हमारा जब तक, यानी कुल मिला के जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो पेड़ पौधे जो है पत्तियों के और डालियों के माध्यम से जो नीचे गिराते हैं धीरे धीरे पानी, वो ही पानी नदी नालों में उससे निखर के मतलब ज़मीन के अंदर से आता है। ठीक, अब अपन उसकी बात करते हैं बोरवेल। बोरवेल से पानी निकालते हैं अपन, है ना। बोरवेल में कहीं 150 फीट पे पानी निकलता है, कहीं 1000 फीट पे निकलता है पानी, निकलता है ना। और कहीं कहीं बोरवेल ऐसे भी देखे गए हैं कि वो अपने आप ही निकलता है पानी। बोरवेल किया और पानी, तो उसका क्या कारण है? बोरवेल कुल मिला के ये कि वो इतना ज़्यादा वहाँ रिचार्ज है, यानी इतना ज़्यादा पानी धरती के अंदर है, तो जंगल घना है वहाँ पर, इस वजह से जो है वो अपने आप निकल रहा है पानी। ऐसी स्थिति मैं अभी देखा हूँ, मेरे पास उसका वो भी है, वीडियो भी है ना। तो कुल मिला के ये है कि जितने जंगल होंगे उतना ही पानी जाएगा। अब ये बोरवेल की जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बोरवेल से पानी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। बोरवेल करके धरती की सतह में जो पानी रहता है वो पतझड़ बन के आता है, लेकिन जो ये रहता है चट्टान के नीचे वाला पानी, तो चट्टान के नीचे पानी को जाने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे बड़े बड़े पहले जो बहुत घने घने जंगल, तो ये सैकड़ों सालों में वो नीचे भूगर्भीय जल इकट्ठा हुआ है। भूगर्भीय जल जो बोरवेल से निकाल रहे ना अपन, सैकड़ों सालों में ये घुसा हुआ है, क्योंकि पानी जाने में कहीं जाती है, इधर चट्टान है, इधर चट्टान है, चट्टान के बीच में से रास्ता बना के जाना पानी को नीचे बहुत है ना। मतलब बहुत ज़्यादा बरसात और हम पानी नहीं निकालेंगे उतना, तो पानी उसके अंदर जाएगा। अब उसका पानी जो है जितना उसमें स्टोर था, भंडारी था, उसमें से 70% पानी जो है सब बह के जा रहा है पूरा। ये जो गंदा पानी बहता है ना, विदेशों में ये गंदा पानी और किसी के खेत के नाले के पास से बहता है तो वो अपराध है। उसमें बंदी बना के और वो रेत वेत डाल के वो पानी को छना के सीधा छना हुआ पानी भेजते हैं अंदर। वहाँ गंदा पानी नदी नालों में नहीं जाता। हमारे यहाँ इतना तो नहीं हो सकता, या होगा कभी तो नहीं कह सकते, है ना। तो ये पानी जो गंदा है इसका मतलब उसमें मिट्टी बह रही जा रही है।